दोस्तों, सीडीएस विपिन रावत की मौत के पीछे किसका हाथ है, ये सेना के एक बड़े अधिकारी ने विस्फोटक खुलासा किया है। जिस तरह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, उसको लेकर तमाम सवाल लोगों के जहन में थे कि आखिर इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ, आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या थी। तमाम लोग ये सवाल ढूंढ ही रहे थे कि इसको लेकर अब सेना के पूर्व एक बड़े अधिकारी ने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ा खुलासा किया है। हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। आखिर तक वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में सेना के 35 साल का अनुभव, यानी कि 35 साल काम करने वाले एक पूर्व अधिकारी की सोच परख है। दोस्तों, भारतीय सेना में 35 साल सर्विस देने वाले रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने यह दावा किया है। उनका मानना है कि सीडीएस के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना एलटीटीई की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। एलटीटीई का कैडर आईईडी बम प्लांट करने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा एलटीटीई के पास भारत के सबसे बड़े फौजी को मारने का मोटिव भी मौजूद है। एनआईए को इस भयानक हेलीकॉप्टर क्रैश की जांच करनी चाहिए। ब्रिगेडियर सावंत बताते हैं कि कोई भी प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश होने के पीछे 3 वजह होती है। पहली, टेक्निकल फॉल्ट, दूसरी पायलट एरर और तीसरी जो बम प्लांट की बात की जा रही है वो है बम प्लांट करके ब्लास्ट करना। पहले दोनों केस में पायलट और एयर कंट्रोल का कम्युनिकेशन होता है। पायलट मदद करने की मांग करता है और ये सारी बातचीत ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाती है। अब ब्लैक बॉक्स भी मिल गया है, इसलिए अगर ये महज हादसा है तो जानकारी सामने जल्द ही आ जाएगी कि इस हादसे के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। तीसरी आशंका ये भी जताई जा रही है कि हेलीकॉप्टर में बम प्लांट करके ब्लास्ट किया गया हो। इस केस में पायलट और एयर कंट्रोल के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है और सब कुछ अचानक हो जाता है। चूंकि ये इलाका एलटीटीई का गढ़ रहा है, तो ये मजबूत आशंका है कि इस हमले के पीछे एलटीटीई का स्लीपर सेल हो सकता है। जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो वीरप्पन का इलाका भी माना जाता है, यानी कि वीरप्पन इलाका भी रहा है। साथ ही एलटीटीई का गढ़ भी है। ऊटी, कोयम्बटूर, मैत्युपालन का पूरा जंगल वीरप्पन का इलाका रहा है। ब्रिगेडियर सावंत कहते हैं, मैं कमांडो इंस्ट्रक्टर था और हमने एलटीटीई से मुठभेड़ भी की है, इसलिए हमें एलटीटीई की सारी नब्जों का पता है, उसके बारे में अच्छी तरीके से मालूम है, जानकारी है। उनके अटैक करने का स्टाइल बिल्कुल इसी तरह का होता है जिस तरह से ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। एलटीटीई काफी वक्त से भारत और भारतीय सेना से बहुत नाराज चल रहा है। भारत ने एलटीटीई को तबाह कर दिया है और जाफना से लेकर तमिलनाडु तक इनका नेटवर्क तोड़ कर रख दिया है। एलटीटीई की बची खुची लीडरशिप इसमें शामिल हो सकती है। यहां तक कि इस हमले में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस यानी कि आईएसआई का भी हाथ हो सकता है, ऐसी जानकारी जी हां ब्रिगेडियर साहब दे रहे हैं। हो सकता है कि आईएसआई और एलटीटीई ने इसको मिलकर इस हादसे को अंजाम दिया हो। ब्रिगेडियर सावंत कहते हैं कि अगर कोई ये मानता है कि एलटीटीई के पास अब कोई असला, बारूद और टेक्निकल सपोर्ट नहीं बचा है तो वो गलतफहमी में है। एलटीटीई के पास आज भी राइफल से लेकर एक्सप्लोसिव तक सब कुछ है। ह्यूमन बॉम्ब का इस्तेमाल करना भी एलटीटीई ने ही शुरू किया था। एलटीटीई में एक्सप्लोसिव से भरी गाड़ी ठोक कर ब्लास्ट कर देना जैसी आत्मघाती हमले करने की गजब की क्षमताएं होती है। आज भी उनके पास एक्सप्लोसिव के टेक्निकल काम करने के एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हो सकता है कि इस घटना में छोटी दूरी का वार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल किया गया हो। ब्रिगेडियर सावंत आगे कहते हैं कि हेलीकॉप्टर में बम प्लांट करना आसान नहीं है। आखिरी वक्त में डेटोनेटर और बम का कनेक्शन भी होना चाहिए। ये इनसाइड जॉब भी हो सकता है। उस इलाके में कई आम लोग भी एलटीटीई समर्थक है। इस तरह के हमलों को अंजाम देने के लिए सिर्फ 2 लोग ही चाहिए होते हैं। ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए एलटीटीई को बड़े कैडर की जरूरत नहीं है। 1-2 लोग मिलकर भी इस मामले को अंजाम दे सकते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के हेलीकॉप्टर का क्रैश होना महज
संयोग है या इसमें दुश्मन देश चीन की भी कोई चाल है? इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल अब सोशल मीडिया पर जोरों शोरों से उठाया जा रहा है। इसका कारण करीब 1 साल पहले ताइवान के एक पूर्व मिलिट्री चीफ के हेलीकॉप्टर का ठीक इसी तरह से क्रैश हो जाना इस बात को संकेत कर रहे हैं। ताइवान के मिलिट्री जनरल लगातार चीन के खिलाफ कड़ा रुख अपना रहे थे। वहीं सीडीएस रावत ने भी चीन को लेकर कुछ दिन पहले ही बायोलॉजिकल वॉरफेयर की बात कही थी। इन घटनाओं को कुल मिलाकर चीन को शक की निगाहों से भी देखा जा रहा है और एलटीटीई की भी बात और आईएसआई का भी लिंक जोड़ा जा रहा है। आइए पहले ताइवान के मिलिट्री जनरल के साथ हुए दुर्घटना के बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें। सबसे पहले आधुनिक, उन्नत और सबसे सटीक हेलीकॉप्टरों में एक, जिसमें काफी समय से एक तकनीकी खराबी की कोई रिपोर्ट नहीं थी। सिर्फ 20 मिनट की उड़ान के दौरान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया ये हेलीकॉप्टर। ये दुर्घटना भी इतनी भयानक थी कि कुछ सेकंड में ही हेलीकॉप्टर आग की गोली में तब्दील हो गया और एक को छोड़ कोई भी नहीं बच सका। एक जो भी अभी हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटलाइज है, उसको लेकर तमाम लोग दुआएं कर रहे हैं। ये कैसे हुआ, ये एक बड़ा सवाल है। इस तरह के तमाम सवाल रक्षा प्रतिष्ठान में उमड़ घुमड़ रहा है। तमिलनाडु के कुन्नूर में हुआ ये हादसा, जिसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और दूसरे 12 लोगों की मौत हो गई। कई सवाल खड़े करते हैं, क्या मौसम कारण बना? क्या पहाड़ियों पर छाया धुंध और उसकी वजह से कम दूरी तक दिखना, पुअर विजिबिलिटी हादसे का कारण बना है? इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग चेन्नई के एरिया साइक्लोन वार्निंग सेंटर के निदेशक एन पूर्वीअरसन ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमने हिल स्टेशन पर हल्के से सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की थी। हमने मैदान के लिए धुंध और कुहासे की चेतावनी दी थी। वो इसके आगे भी कहते हैं कि घाटियों और पहाड़ी इलाकों के लिए धुंध और कुहासे की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, क्योंकि सैटेलाइट उनकी तस्वीरें नहीं ले पाता है। कुहासे को देखकर ही समझा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। इसके बाद भी कुहासे और निचले स्तर पर छाए बादल के बीच अंतर करना मुश्किल होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि कुहासा बादलों की तरह ही दिखता है और इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। कुहासा तब बनता है जब 100% या उसके आसपास आर्द्रता हो और तापमान गिरने लगे। भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि उससे किसी ने स्थानीय स्तर पर मौसम के बारे में जानकारी नहीं मांगी, क्योंकि भारतीय वायुसेना की अपनी प्रणाली है जो इन चीजों का पता लगा लेती है। विभाग के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो वायुसेना भी अपनी जानकारियां किसी से साझा नहीं करती है। स्काईमेट वेदर के मुख्य मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि बुधवार को हल्के कुहासे और कम विजिबिलिटी की आशंका जताई थी। उस दिन सुबह 8:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक विजिबिलिटी नहीं होने की जानकारी थी। ये उड़ान कुल 20 मिनट की ही थी और सब कुछ सामान्य चल रहा था। उतरने से 5 मिनट पहले हेलीकॉप्टर के पायलट ने एटीसी से संपर्क किया और कहा कि वो जल्द ही उतरने वाला है। जी हाँ, खतरे के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई थी। उनका ये कहना था कि वो जल्द ही लैंड करने वाले हैं। कोयम्बटूर एटीसी का कहना है कि कोई मेडे कॉल यानी कि नहीं दिया गया था। यानी अगर सरल भाषा में बात करें तो आपातकालीन घोषणा किसी भी तरीके से हेलीकॉप्टर में पायलट ने नहीं की थी कि कोई आपातकालीन है, कोई आपातकालीन स्थिति सामने आई, इस तरह की कोई भी घोषणा नहीं की गई थी। हेलीकॉप्टर का ब्लैक बॉक्स अब मिल गया है, यानी वो उपकरण जिसमें उड़ान के दौरान इस तरह बातचीत रिकॉर्ड रहती है। इसके विश्लेषण से ये उड़ान की अंतिम समय की स्थिति का पता चल सकता है और इसके बाद हादसे की वजह का भी पता लगाया जा सकता है कि आखिर इसके पीछे किसकी साजिश है, किसका हाथ हो सकता है, किस कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। इसको लेकर तमाम खुलासे हो सकते हैं, लेकिन अभी जिस तरह से सेना के पूर्व बड़े अधिकारियों का खुलासा सामने आ रहा है, उनकी बात कही जा रही है कि ये हो सकता है एलटीटीई, आईएसआई संगठन जैसे लोगों का काम हो सकता है, क्योंकि उसका काफी समय से भारतीय सेना से अनबन चल रहा है, जिसका बदला वो इस तरह चुका सकता है। तो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की चीजें अब लगातार एक के बाद एक कर सामने आ रहा है और हम आपको वो सारी